वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल नासिर साहब। उनके साथ गुफ्तगू जारी है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है उनकी जो है एकेडमिक्स के हवाले से, उनकी ओवरऑल जो इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं, जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं उनके साथ वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो नाजरीन, क्योंकि जो है अब्दुल नासिर साहब जीसी यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, तो इस हवाले से आप मतलब काफ़ी अरसे से इस फील्ड में, इस मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम म्यार तालीम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कि कौन कौन सी आप तजवीज़ात देना चाहेंगे कि मतलब जो है हमारे सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? जी, अब देखें, मैं तो शायद एक बहुत अदना इंसान हूँ। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और वो इस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक कंटिन्यूस डिक्लाइन ही देख रहे हैं। ये कोरोना से हट के मैं बात कर रहा हूँ, यानी ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन डिक्लाइन है। अब उसकी वजह कई सारी वजूहात हैं। स्पेशली बॉयज़ का तो इंटरेस्ट ही नहीं है तालीम में, बहुत, यानी मेरा ख्याल है कि 1% या 2, बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 2% से ज़्यादा नहीं। हाँ, बेटियां जो हैं वो बेहतर ले रही हैं इंटरेस्ट इसमें, बच्चों से शुरू से ऐसे है, लेकिन इस वक्त तनासुब ज़्यादा बड़ा हो गया, फ़र्क ज़्यादा हो गया। जी जी। अच्छा, आपका सवाल है, सॉरी, कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? थोड़ी सी हार्श बात है कि हमने एजुकेशन को बिज़नेस बना लिया है, यानी मर्केंटाइल सोच है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं कि हमने बच्चे को हर तरह से तालीम भी देनी है, अच्छी तालीम, और साथ तरबियत भी करनी है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं जिस स्कूल में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एंजल इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ बच्चे की ग्रूमिंग मॉरली और उसकी जो तालीम है बहुत फोकस दिया जाता है। और उसकी एक सबसे बड़ी उसकी वजह मैं बताता हूँ, उससे आप निकाल सकते हैं पॉइंट्स के ये कैसे मुमकिन होता है। तो जो हमारे प्रिंसिपल हैं, यानी ही इज़ ऑल्सो ऑनर ऑफ द स्कूल, एक बच्चे का डेटा उनके पास है। अच्छा, प्रोग्रेस कर रहा है, जो तो प्रोग्रेस कर रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहा वो बार बार उसके पेरेंट्स से बच्चे की मौजूदगी में बच्चे को बुलाया जा रहा है। बच्चा जो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं भी लेता ना, यानी थोड़ा सा वो ट्रैक से हिल रहा है, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है कि ये तो हर रोज़ ही मेरे पेरेंट्स आए होते हैं, ये तो मेरा रिज़ल्ट आगे रखा होता है ये। अच्छा, अब इससे क्या नतीजा अखज़ होता है कि बच्चे क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे। ये गैजेट्स पे तो बाद में बात करते हैं ना, जो यूज़ हम कर रहे हैं। पेरेंट्स, ये जो एक ट्रायंगल है ना, यानी स्कूल है, पेरेंट्स हैं और बच्चा है, उसमें वीकनेस किसी एक में की प्रॉब्लम हो तो बच्चे पे इफ़ेक्ट होगा। इस पे यानी फिर मैं कहूँगा कि सबसे पहले पेरेंट्स चेक रखें बच्चे पे, तवज्जो दें, और उसके बाद स्कूल की तालीम के साथ तरबियत, दोनों चीज़ें हों और बच्चा ग्रूम करेगा। सर, अगर हम बात करें करिकुलम की, तो पंजाब में अभी सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हुई है, अभी बल्कि इम्प्लीमेंट हो गया। तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में एक सिलेबस, जिसे पीटीबी का जो सिलेबस है वो मतलब उसका नफाज हो गया है। तो आप इस जो है फैसले को किस नज़र से देखते हैं? हाँ, अच्छी बात है, शुरू से ऐसा होता है, यानी हम चाहते हैं कि बच्चे वही पढ़ें जो हम पढ़ाना चाहते हैं। यानी अब सपोज़ मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ, तो कितने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। एक हिस्ट्री की बुक जो बच्चा पढ़ रहा है वो किसी इंग्लिश राइटर ने लिखी हुई है, एक पढ़ रहा है वो किसी अमेरिकन राइटर ने लिखी हुई है।
जब वो अमेरिकन राइटर या इंग्लिश राइटर लिखेगा वो तो हमारे हीरोज़ को हीरोज़ नहीं कहेगा। अच्छा, वो न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं वो बायस होगा। अब अगर हम इस तरह की हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाएंगे जिसमें हमारे हीरोज़ ही ना लगे उनको और एक नया कॉम्प्लेक्स हो जाए, ये नहीं। कुछ तो लोग होते हैं ना हिस्ट्री में जो आइडियल्स जिनको बनाते हैं, जैसे सपोज टीपू सुल्तान को ले लें, महमूद गजनवी को ले लें। कौन इंग्लिश राइटर लिखेगा कि वो उन्होंने क्या किया या टीपू सुल्तान ने क्या किया? वो उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा कि वो एक रेबल था, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि एक सिलेबस हो जिसमें एक पर्सपेक्टिव से बच्चों को पढ़ाया जाए। इसका फ़ायदा है, ठीक है, लेकिन ये अभी तो क्लास 5 तक हुआ है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पॉजिटिव है मेरा, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। यानी ये ना हो कि वो इतना सब स्टैंडर्ड हो कि तालीम का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मज़ीद बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने ऐसा जो है, कुछ टीचर्स हैं उन्होंने उनको रिफ्रेशर कोर्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं ताकि उनको बताया जा सके कि आपने ये जो सिलेबस है इसको इस तरीके से पढ़ाना है। तो कुछ रिफॉर्म्स तो नज़र आ रही हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नज़र आ रही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में जो है टीचर्स उनको भी इस चीज़ के बारे में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने इस सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है, कैसे गो थ्रू करना है, कौन सी चीज़ करवानी है कौन सी नहीं करवानी। तो इसके हवाले से भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप्स लेने चाहिए। तो सर अगर हम बात करें इसके हवाले से सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाते रहे, तो सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम आप किस हवाले से इनको कैसे रेट करेंगे दोनों को? क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम क्योंकि अमेरिकन बेस्ड है और एनुअल सिस्टम जो है वो ब्रिटिश बेस्ड है, क्योंकि पहले वक्तों में हम जो है एनुअल सिस्टम से ही जो है पढ़ के आगे आए हैं, लेकिन आजकल जो है वो BS FSC की या FA की है, उसके फौरी बाद बच्चा जो है वो BS की तरफ आ जाता है। 4 साल के बाद उसके पास डिग्री होती है, वो क्लेम करता है जी मेरे पास मास्टर डिग्री। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हर लिहाज से सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है जी मेरे ख्याल में। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि मैं ये कहूँ कि यही ठीक है, मेरी राय में ये बेहतर है। उसकी जो मैं समझता हूँ वजह है थोड़ा सिलेबस पीस मील में टीचर्स की निगरानी में पढ़ाया जाता है। जी आपने भी एनुअल सिस्टम में पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। पहले तो ये बताएं कि कौन सी बुक ऐसी है जो हमने पूरी पढ़ी होगी क्लास में। कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, ठीक है, सारी बुक नहीं पढ़ी जा सकती थी। और फिर ये कितनी मुश्किल होती थी, अच्छा वो फ्लां से शुरू होना है, यहाँ तक आना है। और फिर वो क्या होता था, क्रैमिंग, रट्टा, समझ नहीं आता था, क्रैमिंग होती थी। अब सेमेस्टर सिस्टम जो है वो क्रैमिंग को डिस्करेज कर रहा है कि टीचर्स की निगरानी में पीस मील में, यानी जैसे नमल में था हमारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम थे, फिर मिड था, उसके बाद एनुअल था। अच्छा, गो के एनुअल में कुछ पार्ट जो मिड का भी आ जाता था, कुछ प्रीलिम का भी आ जाता था, लेकिन वो था तो पीस मील में ना, तो उससे स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखता है और बर्डन नहीं फील करता। एनुअल सिस्टम मेरा ख्याल है वो अब वो आउट हो गया है। जी ठीक है सर। अगर हम बात करें बच्चों में रीडिंग हैबिट्स की, तो बच्चों में रीडिंग हैबिट्स का जो एलिमेंट है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो आजकल जो हैं वो ज़्यादातर जो या तो वो लैपटॉप पे बिजी रहते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर जो है किताबें पढ़ने का जो टाइम पीरियड है वो टाइम जो हो वो मोबाइल फ़ोन्स को दे रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या मतलब आपका नुक्ता नज़र है? ये बहुत यानी इम्पॉर्टेंट बात है और इस पे वाकई बहुत काम करना बनता है स्कूल्स का, पेरेंट्स का। रीडिंग से तो हम बहुत दूर हो गए, बहुत दूर। बच्चे तो बिल्कुल ही, कुछ बच्चे हैं, मेरे जहन में 2-3 एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं। हम जब छोटे थे तो कुछ ना कुछ पढ़ते थे, यानी स्कूल की बुक्स के अलावा उर्दू मैगज़ीन है या कोई डाइजेस्ट है या स्टोरीज़, इवन के बुक स्टोर्स होते थे, अगर आपको याद है
वहाँ से हम रेंट पे बुक लेके आते थे। अच्छा, लेट 60s में टीवी आ गया तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। अब वो शाम 5 से बच्चे जो थे शाम 5 से 7 बजे तक टीवी देखते थे, लेकिन फिर भी दिन के किसी हिस्से में बुक ज़रूर पढ़ते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सिलेबस के अलावा काम तो करना है, होमवर्क करना है, खेलना भी है। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मोबाइल आ गया। मोबाइल के आने से बच्चा इतना दूर हो गया रीडिंग से कि वो फिर नेट की सहूलत उस पर और ये व्हाट्सएप और ये सारे जितने भी सोशल मीडिया है, इस वक्त हालात ये हैं कि बच्चा अगर उसको कहें कि अच्छा आप मोबाइल पे कोई चीज़ पढ़ लें, और उसकी साइकी क्या बन चुकी है कि कोई छोटी चीज़ हो, जो अगर लंबा क्लिप भी आ जाए ना, कोई चाहे उनकी पसंद का हो, वो चाहते हैं कि इसको शुरू में देखा आखिर तक चले जाएं। ऐसे ही है। अच्छा, वो क्या हैबिट है अंदर, एक इसको एक इंग्लिश की टर्म है इन्फोमेनिया। इन्फोमेनिया से भी कुछ बढ़ के चीज़ हो गई है कि बस पता चले हो क्या रहा है, ये हुआ मैं बात कर सकूं, मैंने ये क्लिप देखा है, मैं फलां देखा है, ये हो, यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करना चाह रहा है। और वो यानी क्लिप, जो बच्चा क्लिप तक पूरा नहीं देखना चाह रहा, यानी कोई भी चाहे मतलब कोई फ़नी क्लिप हो, वो रीडिंग की बात तो आप छोड़ ही दें, रीडिंग बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल। मैं फिर कहूँगा कि कुछ जो बेटियां हैं या मतलब गर्ल्स हैं वो इस तरफ हैं, नॉवेल्स मैंने देखा है बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन किसी बॉय को आप कह दो अच्छा ये नॉवल है पढ़ना है, तो वो एक्सपेक्ट मत करें। अच्छा, खैर हम कोशिश कर रहे हैं इसमें भी। अब इसको कैसे मकसद तो ये है कि कैसे रीडिंग हैबिट को डेवलप किया जाए। फिर मैं वही कहूँगा कि बच्चे को पेरेंट्स की तरफ से, अच्छा जो फादर है या मदर है वो भी मोबाइल साइड पे रख के, अच्छा मैं ये किताब शुरू की है, आप ये किताब पढ़ें, या हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं, यानी बच्चे को करके दिखाएं और ख़ुद वो करें तो वो करेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप बेटा आप तुम ये किताब पढ़ो, मैं ज़रा आपकी आंटी से चैट कर लूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा वही करेगा जो आप करेंगे। जी जी सर, देखा जा रहा है कि टेक्स्ट मैसेजिंग की वजह से जो मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे हम मैसेजेस करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके स्पेलिंग्स एरर जो है वो इशू का मतलब उन इस इशू का सामना करना पड़ रहा है। जब वो लिखते हैं, जब उनको कहा जाता है कि जब आप लिख के दिखाएं स्पेलिंग, तो वो नहीं पता चलता। बल्कि इस वाले से मैं ये भी बात कहूँगा कि मतलब क्योंकि हमारी भी हैबिट ये आ गई है कि जब मोबाइल पे किसी पे चैट कर रहे होते हैं तो वो हमें वो पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ता, बल्कि वो ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो वो ऑटो करेक्शन के तौर पर वो वर्ड अगर कोई लिखा है तो वो आ जाता है। बिल्कुल, हम पूरा वर्ड नहीं लिख पा रहे, और इवन के वो वर्ड जो हमें पहले ज़बानी याद होते, स्पेलिंग ज़बानी याद होती थी, आजकल वो हम देखना पड़ता है कि ये इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ये ठीक बात की, ऐसा ही है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? अच्छा, आप कभी मुझसे टेक्सटिंग करके देखिएगा। जी। मैंने शुरू में जब ये टेक्सटिंग मोबाइल ख़रीदा और पता चला अच्छा टेक्सटिंग ऐसे होती है, अच्छा उस वक्त तो खैर वो हर टेक्स्ट के काफ़ी सारे पैसे लगते थे, लेकिन मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि जो मर्ज़ी हो, मैंने एक तो टेक्स्ट इंग्लिश में करना है, ज़्यादातर जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती चलो उसको तो उर्दू में कर लिया। तो अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है या टेक्स्ट है तो मैंने स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। अगर मतलब मैंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, मेरा तो ये फील्ड है तो मैं भी भूल जाऊंगा। अच्छा, फिर मैंने यही अपने स्टूडेंट्स को जिसको मिलना कि लफ्ज़ पूरा लिखना आपने, जब भी कोई अपने स्टूडेंट्स को कहना शुरू कर दे कि टेक्सटिंग में भी शॉर्टकट नहीं मारने। उसके बावजूद मैं देखता हूँ, पेपर चेक करता हूँ, बच्चों ने वो टेक्स्ट वाली लैंग्वेज लिखी होती है, प्लीज़, तो मैंने बहुत कम देखा ना कि पूरा लिखा हो। तो सर इस हवाले से एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह एजुकेशन फील्ड के साथ साथ जो है वो पोइट भी हैं,
शायर भी हैं, आपने एक बुक लिखी थी जिसका नाम इंतज़ार था। जी जी जी। तो इस पोइट्री की तरफ कैसे आए? मैं यही कहूँगा कि वो उसके पीछे भी उस स्कूल का बड़ा हाथ है, मिशनरी स्कूल का। उसमें हमारा एक बज़्म अदब का एक पीरियड होता था और उसमें पोइट्री, गो के उस वक्त बड़े बड़े शोरा की पोइट्री सिर्फ वही पढ़ सकते थे जिसकी समझ नहीं आती थी। गालिब थे, मीर तकी मीर थे। अच्छा, तो वो एक जो जब टीचर्स पढ़ते थे ना उसको, तो एक रिदम उसमें लगता था कि ऐसा हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो इंटरेस्ट पैदा हुई कि ये प्रोज़ से हटके कोई चीज़, तो ये कैसे होता है। अच्छा, फिर वक्त के साथ पता चला, अच्छा ये तो कोई बहर होती है और उसका कोई वज़न होता है। अच्छा, फिर उसकी कोशिश शुरू कर दी और फिर होते 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 कुछ पता चला कि ये आहंग, ये रिदम, ये बहर, ये कैसे इस पे पूरे उतरा जाता है और आपका ख़्याल भी डिस्टर्ब ना हो। शुरू में तो ऐसे किया कि अच्छा ख़्याल चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, बहर ठीक करनी है। फिर आहिस्ता 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 ना कुछ मैंने बेहतर, यानी उसको अवुर्द कहूँगा मैं, उसको पाबंद बनाना शुरू कर दिया और उसमें फिर मैंने चेक करवाया कि आया ये ठीक है। कुछ गलतियाँ निकली, लेकिन अंजुम सलीमी साहब हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, फैसलाबाद के, बड़ा नाम है, बहुत बड़े शायर हैं। तो उन्होंने मुझे मज़ीद उसको कहा कि अच्छा नहीं, यहाँ गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए। वो थोड़ी बहुत जो कमी थी वो पूरी हुई और मैंने फिर उसी कोशिश में एक पूरी किताब लिख डाली, इंतज़ार। हाँ जी, इंतज़ार। तो इंतज़ार जो आपकी बुक है पोइट्री की, उसमें से हमारे नाजरीन को कोई अशार जो है, कोई गज़ल जो आप सुनाना चाहें। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ अगर याद आ जाए कोई तो। अच्छा चलें, एक सुना रहा हूँ मैं। माजरत चाहूँगा अगर वो आपको ख्याल पसंद ना आए या कोई आपको लगे कि अच्छा ये बहर से बाहर हो गई है, वज़न ठीक नहीं है। पहली सी अब वो चाह में शिद्दत नहीं रही, पहली सी अब वो चाह में शिद्दत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उससे मोहब्बत नहीं रही। अब वो भी थक चुका है मोहब्बत के बोझ से, अब वो भी थक चुका है मोहब्बत के बोझ से, मुझ में भी नाज उठाने की हिम्मत नहीं रही। कुछ इस तरह से बांट दिया वक्त ने हमें, कुछ इस तरह से बांट दिया वक्त ने हमें, एक दूसरे के वास्ते फुर्सत नहीं रही। और कुछ और शेर भी थे, एक आखिरी में मक्ता सुनाऊंगा कि नासिर वो चल पड़ा है खुशी की तलाश में, नासिर वो चल पड़ा है खुशी की तलाश में, शायद अब उसको तेरी ज़रूरत नहीं रही। क्या बात है सर। एजाज कैसर साहब जो है सिंगिंग में बड़ा नाम है फैसलाबाद। जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल। उन्होंने आपकी एक गज़ल थी वो गाई थी, तो वो कौन सी गज़ल थी, वो ज़रा हमारे नाज़रीन। हाँ जी, मैं पहले तो एजाज साहब की बात चली तो बिल्कुल वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। और अचानक चले गए, हमें पता ही नहीं चला कि वो इस तरह चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक, यानी एक हफ़्ता पहले मेरे घर बैठे हुए हैं हम और बहुत अच्छी महफ़िल चल रही है। ठीक उसी दिन नेक्स्ट वीक मुझे सज्जाद का फ़ोन आया, सज्जाद जानी, हम इकट्ठे ही करते थे, उनके साथ बैठते थे, कि वो नहीं रहे। और मेरे लिए तो बहुत, अभी तो हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, तो खैर बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का। गज़ल गो वही बचे थे एक, और वो बस हम में से नहीं रहे। तो मैं उनके भी उन्होंने कैसे मेरी गज़ल गाई, वो बड़े विटी थे और बहुत अच्छा अल्फाज का इस्तेमाल और ह्यूमर था उनकी पर्सनैलिटी में और बातों में। मैंने उनसे कहा कि एजाज साहब मैं चाहता हूँ मेरी
एक गज़ल गाएं आप। तो पहला उनका जो स्पॉन्टेनियसली जो सेंटेंस था वो कहा, ओए नासिर मैं किसी छोटे मोटे शायर का कलाम नहीं गाता। सही है। मैंने कहा सर मेरी बस ख्वाहिश है जो जैसा भी है, अच्छा मैंने गज़ल सुना ज़रा। तो मैंने उनको पढ़ के सुनाई, हाँ ठीक है, अच्छा यदि तर्ज मैंने कहा वो मैंने बनाई हुई है। अच्छा मैंने तर्ज जब सुनाई तो वो तो उनको पसंद आई, कहते हाँ यार ये अच्छा। तो उन्होंने हारमोनियम पकड़ लिया, वो तर्ज गाना शुरू कर दी उसको। माशाल्लाह वो बहुत ज़हीन थे और जल्दी उन्होंने तर्ज याद कर ली। अब कहते हैं इसका ट्रैक, मैंने कहा वो भी मैंने बनाया हुआ, मैंने उनको कहीं जाने नहीं दिया। कहते अच्छा ट्रैक भी बनाया हुआ है, तुमने शायरी भी खुद की है, तर्ज भी बना ली है, ट्रैक भी खुद बनाया हुआ है। तो अगर तुम्हें गाना आता होता ना तो तुम मुझे ना कहते, तुमने खुद ही गा देना था। लेकिन चलो करो रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड की हमने, और उन्होंने एक उसको रिकॉर्डिंग को आप शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, और कुछ ऐसे प्रमोटर्स थे जो इंग्लैंड में भी थे और इंडिया में भी, उनको भी उन्होंने सेंड की। तो कुछ और भी गज़लें थी, तो फिर मुझे उन्होंने कहा यार वो बड़ी पसंद की गई है। तो मैं तो नहीं गा रहा था लेकिन वो गज़ल बड़ी पसंद की गई है। मेरे लिए ये वैसे ही बहुत फ़ख्र की बात थी कि इजाज़ साहब जैसे बंदे। कब की बात है ये 2004-5 की बात है। ठीक है। तो सर फैसलाबाद आर्ट के हवाले से बड़ा एक रिच एरिया है, बड़ा रिच मीन की लैंड है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो फैमिली स्टेज है उसमें आपने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? क्योंकि आर्ट काउंसिल में डिफरेंट जो है प्रोग्राम मीन ड्रामास जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, इवन के वहाँ पे कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो आप माशाल्लाह पोइट भी हैं, आप सिंगर भी हैं, तो एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो मीन कि ऐसा बंदा जो लिटरेरी पर्सन होता है वो तो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो आपने क्यों नहीं किया? अच्छा आपका सवाल इंटरेस्टिंग भी है और उसका जवाब भी वैसे ही होना चाहिए। कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में तो मैंने स्टेज किया, शोज़ किए, लेकिन आप जिस शहर की बात कर रहे हैं, ये शहर क्या इस पूरे मुल्क की बात करूँगा। तो जब मैं तालीम से फ़ारिग हुआ तो मेरी मदर ने कहा कि अच्छा तुम्हारी शादी करनी है। तो आप यकीन करेंगे हर तरफ से इनकार, ना मुंडा तो मरासियाँ वाले काम कर दे। बल्कि एक और इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि सर जो हैं वो सिंगिंग करते थे, तो सिंगिंग की वजह से बहुत सारी जो इनकी शादी में रुकावट, हाँ वही ना, ठीक है, तो रुकावटें थी। तो वो भी हमारे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। वो कहते हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, मतलब ये तो गलत काम है। जी जी। तो आप बात कर रहे हैं तो हम आर्ट और बस ये चल ही रहा है, हालात कोई नहीं है। जी जी। वो तब मुझे एहसास हुआ जी जी कि कुछ गलत हो गया। सही है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं मैं अब इस शहर में नहीं रहूँगा। तो मैंने फिर इत्तेफाक से एक ऐड आई एयरफोर्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर फॉर इंग्लिश की। जी जी। तो मैंने अप्लाई कर दिया और सारे ही टेस्ट भी पास कर लिए। जी जी। और फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली एज एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर फॉर इंग्लिश। तो वहाँ जो हुआ वो भी दिलचस्प जो वाक़या है वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ जी, वो भी मैं करता हूँ, बिल्कुल, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी जी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि हम एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो हैं वो जनाब उनके साथ क्या होने वाली है, क्या होती है। मुझे याद है कि वो सर्दियों की ना एक सपहर थी जब मैं कोरंगी क्रीक पहुंचा। वहाँ रिपोर्ट करनी थी, मुझे लेटर आया था कि आपकी अपॉइंटमेंट होगी, कोरंगी क्रीक रिपोर्ट करें। मैं वहाँ पहुँच गया, 2-4 लड़के बैठे हुए थे। हर डिस्ट्रिक्ट से आई गेस एक लड़का सेलेक्ट करना था उन्होंने, या 1 या 2, बड़े डिस्ट्रिक्ट से 2 थे।
तो 35 लड़के हम सेलेक्ट हुए पूरे पाकिस्तान से। वो आहिस्ता आहिस्ता ना पोर इन शुरू हो गए, बस वहाँ इकट्ठे होना शुरू हो गए। और उसी दिन उन्होंने कहा चलो लाइन बनाओ, और इतनी बदतमीज़ाना तरीके से कहा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे बड़ी इज्जत होगी, टीचर गए हैं बन के। खैर जनाब वो एक बड़े से गोडाउन में ले गए। अच्छा ये तुम्हारा ब्लैंकेट बिछा दिया सबके, और ये शूज़, ये किट, ये फ़लाँ, और इतनी बड़ी ना वो पंड सी बन गई, उठाओ इसको, सबको कहा। अब इत्तेफाक से मैंने ऐसे कभी काम ही नहीं किए थे। वो इतनी बड़ी उसकी वो बनाई, उसको उठाया जनाब, चलना शुरू कर दिया। 1 किलोमीटर चलाते रहे, और वो बार बार खुल जाए ना और नीचे गिरे। मैं पहले मिड में था या फ्रंट पे था, वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब लाइन पे आखिर पे पहुंचा हूँ। बाकी जो लड़के थे कुछ बन्नू, कुहाट इस तरह से थे, वो ठीक थे। खैर और 2-4 हम टोटल लाहौर से, सियालकोट से, गुजरात से हम 8 लड़के थे। अच्छा खैर उसके बाद जनाब वो रख के आओ, ये आपका रूम है, 2 लड़कों का एक रूम है। उसके बाद वो हमें ले गए, बाबर शॉप थी, कितनी लंबी चेयर्स लगी हुई जनाब। 2 शुरू हुए हैं उन्होंने उसी वक्त, ऐसे जैसे बकरे मूंढते हैं वैसे कर दिया, और कहा सुबह आपने 4 बजे किट करके नीचे आ जाना है। सख्त सर्दी, और किट क्या है, वेस्ट है और निकर है। सारी रात नींद ही नहीं आई खौफ से कि सुबह 4 बजे कैसे उठना है। थके हुए फैसलाबाद से कराची गए। खैर उसके बाद पहुंच गए, यानी किट करके नीचे आ गए अपने रूम से, और उन्होंने भगाना शुरू कर दिया। वो सुबह 4 से 7 बजे तक एक्सरसाइज करवाते थे, और उसमें रनिंग है, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं। वो इतना मुश्किल था मेरे लिए कि मैंने ये सोचा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। और फिर था ये बेस पे वॉक नहीं कर सकते, वो जॉग करके जाना है नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करके। तो मैंने तो शुरू में तो वॉमिट कर देता था। अच्छा 2 वीक्स के बाद वो एक बॉन्ड साइन करवाते हैं। मैंने कहा जी बॉन्ड साइन 2 वीक्स में होगा। 1 वीक के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने नहीं रहना। मैंने एप्लीकेशन लिखी, बेस कमांडर थे, एयर कमोडोर थे कोई, तो 7 मेरे 8 बॉयज़, दूसरे 8 मिल गए कि हमने नहीं रहना। ये क्या मुसीबत है। पढ़ाते भी थे लेकिन वो जो एक्सरसाइज वाला एलिमेंट था ना वो ज़्यादा ही टफ था। तो एयर कमोडोर साहब ने बुलाया, हाँ जी सबको बुलाया बारी बारी कि आप रिज़ाइन करना चाहते हो, इतने पैसे आप पे लगे हैं गवर्नमेंट के, और आपने अगर आपने रिज़ाइन ही करना था तो जो डिज़र्व करते हैं, जो रहना चाहते हैं वो सिलेक्ट होते, आपने क्यों उनका हक मारा, इस तरह की बातें सारे सबसे पूछा, मुझसे पूछा हाँ जी आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। तो मेरे जो उस वक्त निकला ना मुंह से कि मैं तो सर आर्टिस्ट हूँ, मैं तो म्यूज़िशियन हूँ, मैं बस मुझे नहीं पता था यही टफ़ काम मुझसे नहीं हो रहा। कहते अच्छा तुम म्यूज़िक जानते हो, हाँ तो हमारे पास भी म्यूज़िक है, तुम वो क्यों नहीं ज्वाइन करते। मैंने कहा अच्छा, मेरे एक थोड़ी सी एक होप आई। जी। मैंने कहा वो क्या है। मैंने कहा इस एक्सरसाइज से जान छूटे। कहते सुबह प्रेयर नहीं होती, उसके साथ ढोल बजाया करो। मैंने कहा यानी इस लेवल के बंदे के लिए ये ढोल बजाना म्यूजिक है। खैर तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। वो शुक्र है एक्सेप्ट हो गया और मैं वापस आ गया। माशाल्लाह आपकी जो ज़िंदगी में बहुत सारी जो है इंटरेस्टिंग वाक़यात भरी पड़ी। तो हमारे नाजरीन को कोई शौरी पैगाम जो लास्ट पे हम दिया करते हैं कि हमारे नाजरीन को अगर आप समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कि शौर क्या है, और शौर आपको अगर मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को तो वो क्या देंगे। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है मैं वही बच्चों की तालीम और तरबियत, दोनों, सिर्फ तालीम नहीं साथ तरबियत भी, ये दोनों ज़रूरी हैं। और पेरेंट्स का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चे की तालीम और तरबियत में। आज जो लोग कह रहे हैं अच्छा ये बॉयज़ ऐसे हैं और वैसे हैं, तो बॉयज़ की ट्रेनिंग मदर्स ने की है ना, फादर का भी रोल है। तो अगर मदर्स ही ऐसी ट्रेनिंग करें
कि वो बॉयज़ जो हैं वो आइडियल बन जाएं। तो मेरा ख्याल है कि जो पहली दरसगाह है वो कोई क्योंकि मदर यानी गोद होती है माँ की, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, बस मेरे ख्याल में ये। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर अब्दुल नासिर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का हमारे इस प्रोग्राम बाशूर पाकिस्तान में। तो नाजरीन, ये थे प्रोफेसर अब्दुल नासिर साहब हमारे इस प्रोग्राम बाशूर पाकिस्तान की ज़ीनत बने। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और बाशूर शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।